हेलो एवरीवन। पिछले हफ्ते दिल्ली से जम्मू जाने वाली फ्लाइट्स को फोर्सफुली वापस भेज दिया गया। दो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्रेंस पे कोलाइड कर गए और एक कार्गो शिप जिसे कंटेनर शिप भी कहा जाता है वह अग्राउंड यानी कि भूग्रस्त हो गया जेद्दा पोर्ट पे मई में। इन तीनों घटनाओं का एक मुख्य कारण है जीपीएस इंटरफेरेंस, जो पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है सीफेयरिंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स के लिए। जीपीएस इंटरफेरेंस है क्या? जीपीएस इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जीपीएस सिग्नल में कोई रुकावट या गड़बड़ी जिसकी वजह से किसी भी डिवाइस या व्हीकल्स को रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अब यह चाहे जानबूझकर हो, ये जिसे जैमिंग या स्पूफिंग भी कहा जाता है, या फिर अनजाने में हो यानी कि मौसम की गड़बड़ी आदि कारणों की वजह से। जीपीएस सैटेलाइट धरती की परिक्रमा करता है और रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एल बैंड फ्रिक्वेंसी में एट L1 1575.42 मेगाहर्ट्ज में। अब ये L1 फ्रिक्वेंसी क्या है? यह जीपीएस सिस्टम की मुख्य और पहली फ्रिक्वेंसी रेंज है जिसका इस्तेमाल धरती पर मौजूद रिसीवर्स जैसे कि मोबाइल, कार, ड्रोन्स आदि को सिग्नल्स पहुंचाने में मदद करता है। L एक रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है और सैटेलाइट ट्रांसमिशन में उपयोगी होती है। 1 का मतलब होता है कि यह इस बैंड की पहली फ्रिक्वेंसी है जिसका जीपीएस में इस्तेमाल शुरू हुआ। L1 सिग्नल सिविलियन उपयोग के लिए होता है। CA कोड, C means course and A is acquisition। जीपीएस रिसीवर इसका इस्तेमाल करके ही सैटेलाइट से जल्दी जुड़ता है और लोकेशन निकालता है। इसमें इंपॉर्टेंट डेटा होता है जैसे सैटेलाइट सही से काम कर रहा है या नहीं, सैटेलाइट की पोजीशन और ऑर्बिट सही है या नहीं, सही समय की जानकारी। L1 का फायदा यह है कि यह आम उपयोग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फ्रिक्वेंसी है क्योंकि तेजी से सिग्नल पकड़ती है जिससे लोकेशन जल्दी मिलता है। दूसरे जीएनएसएस सिस्टम जैसे कि गैलीलियो और नाविक में इंटरऑपरेबल है। हालांकि इसके नुकसान भी है, जैसे आयनोस्फेयर से गुजरते वक्त ये देरी कर सकता है जिससे जीपीएस सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। आयनोस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो सी लेवल से 48 किलोमीटर से लेकर 965 किलोमीटर तक की होती है। सोलर रेडिएशन की वजह से ये आयोनाइज्ड होता है जिससे कि रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन या प्रोपगेशन में मदद मिलती है। दूसरा, जैमिंग और स्पूफिंग के लिए ये सेंसिटिव होता है यानी कि इसको जल्दी ही हैक कर लिया जा सकता है। ऊंची इमारतों या पहाड़ों से टकरा कर ये सिग्नल्स को बदल सकता है जिसे मल्टीपाथ एरर भी कहा जाता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। जीपीएस इंटरफेरेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला, अनइंटेंशनल इंटरफेरेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मौसम की गड़बड़ी हो जाने के कारण, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। दूसरे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आसपास मौजूद है, हो सकता है वो सिग्नल को एमिट कर दे जिससे ओवरलैपिंग का खतरा हो सकता है। सोलर फ्लेयर्स, सन कैन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट जो जीपीएस सिग्नल को आयनोस्फेयर में डिस्टर्ब कर सकता है। वेदर कंडीशन, हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म कैन डिग्रेड सिग्नल क्वालिटी, इसीलिए तो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को या फ्लाइट्स को थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया जाता है या फिर रद्द कर दिया जाता है जब हैवी रेन हो रही होती है। दूसरा आता है इंटेंशनल इंटरफेरेंस। आजकल यही हमारी समस्या बना हुआ है। इसमें आता है जैमिंग और स्पूफिंग। जैमिंग एक डिवाइस होता है जिसे जैमर कहते हैं। ये रेडियो सिग्नल्स को भेजता है उतनी ही फ्रिक्वेंसी पे जितनी की जीपीएस की होती है सो दैट वो उसे ब्लॉक या ओवर पावर कर सके। इसको थेफ्ट प्रिवेंशन और मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किया जाता है एनिमी के इंफॉर्मेशन को ट्रैक और जीपीएस सिस्टम को डिसेबल करने के लिए। स्पूफिंग यह एक बहुत ही एडवांस फॉर्म है अटैक का, जहां पे फेक जीपीएस सिग्नल्स को रिसीवर्स के पास भेजा जाता है जिससे मिसलीड या उन्हें भटका सके, रॉन्ग लोकेशन या टाइम को दिखा के। होता है साइबर वॉरफेयर में हाईजैकिंग ड्रोन्स और शिप्स में फाइनेंशियल सिस्टम या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेली 700 से भी ज्यादा जीपीएस इंटरफेरेंस के मामले देखे जाते हैं। एयर मार्शल भूषण गोखले के मुताबिक जीपीएस इंटरफेरेंस सिर्फ एयर और वाटर तक ही सीमित नहीं रह गया, इस पे बढ़ती निर्भरता रोड भी ट्रैफिक जैम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इमोबिलाइजेशन को ट्रिगर करता है। ये इंसिडेंट कॉमन कहाँ पर है? वो रीजंस जो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, जहाँ पे वॉर जैसी गंभीर समस्या चल रही होती है, जैसे कि पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड ईस्टर्न यूरोप। मैरीटाइम टेक कंसल्टेंसी विंडसोर्स Q1 2025
कि डेटा के अकॉर्डिंग 50% राइज हुआ है जीपीएस इंटरफेरेंस रेड सी में कंपेयर करें अगर 2024 के डेटा से। सो हाउ डू शिप्स एयरक्राफ्ट मिटिगेट द रिस्क ऑफ जीपीएस इंटरफेरेंस? किस तरीके से शिप्स और एयरक्राफ्ट इस समस्या से निपटते हैं? नंबर 1, बैकअप नेविगेशन सिस्टम। जो भी एयरक्राफ्ट या शिप्स बीच रास्ते में ही स्पूफिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, उनके पास बैकअप नेविगेशन सिस्टम होता है। एयरक्राफ्ट में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिसे आईएनएस भी कहा जाता है, यह एक प्राइमरी बैकअप नेविगेशन सिस्टम है। ये जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का यूज करते हैं सो दैट जो एयरक्राफ्ट की लास्ट नोन लोकेशन है उसको ट्रैक कर सके। नेविगेशन के लिए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वीएचएफ ओमनी डायरेक्शनल मेजरिंग का यूज किया जाता है। रेयर केसेस में पायलट सेलेस्टियल नेविगेशन का यूज करते हैं, जिसे डेड रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक की पोजीशन को देखकर उसके डिस्टेंस, उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है या जो भी डायरेक्शन उसकी रही है, उससे सही पोजीशन का पता लगाया जाता है या ट्रैक। आजकल तो शिपिंग कंपनीज मल्टी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें कई सारे कंट्रीज के नेविगेशन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यूएसए का जीपीएस सिस्टम हो गया, रशिया का ग्लोनास हो गया, जो सिस्टम को मिटिगेट करता है जीपीएस इंटरफेरेंस से और साइबर और डिजिटल अटैक से। जब 1999 का कारगिल युद्ध चल रहा था, तब इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था उनके जीपीएस सिस्टम का, सो दैट वो एनिमी के इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सके, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई भी अपना जीपीएस सिस्टम नहीं था और उस वक्त अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया था। 2009-2012 में भी जब ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रायल ऑपरेशन चल रहा था, तब वो टारगेट हिट करने में असफल रहा। इन्हीं सब इंसिडेंट्स को देखते हुए इंडिया ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बनाया, नाविक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू कमेंट आप इसके बारे में क्या सोचते हो।